दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज की कहानी है वृद्धाश्रम की वो रात। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक वृद्धाश्रम से होती है, जहाँ नमन, जो कि 42 वर्ष का है, और वह अपनी माँ, जो कि 75 वर्ष की है, उनको आश्रम छोड़ने आया था। रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की और नमन के बीच बहस चल रही थी। देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बार बार यहाँ आ सकूं और अपनी माँ को ला सकूं, इसलिए आप इन्हें आज ही यहाँ एडमिशन दे दीजिए। आप कहती हैं तो मैं अभी 1 लाख रुपये का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माता जी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि किसी भी हाल में मैं आपकी माँ को आज एडमिशन नहीं दे सकती हूँ। इस वृद्धाश्रम की संचालक यहाँ शहर में नहीं है, वह कहीं बाहर गई हैं और कल शाम तक वापस लौटेंगी। इसलिए आप अभी जाइए और अपनी माता जी को कल लेकर आइएगा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा तो नमन बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू कर सका और बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी अमेरिका की फ़्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियाँ करनी हैं। प्लीज़ आप मेरी सिचुएशन को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। अभी यह बातें चल ही रही थी कि इतने में नमन का मोबाइल बज उठा। उसके बॉस का फ़ोन आया। हेलो जी सर, नमन ने कहा। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मिस्टर नमन, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल के ज़रिए भेज देंगे। जी सर, मैं अभी भेज देता हूँ, नमन ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर नमन, आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, वो दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी के अभी। इससे पहले कि नमन अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फोन कट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा नमन अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी राधिका जी व्याकुल हो उठती हैं। नमन ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ है। एक तरफ बीवी बच्चे और घर की परेशानियां, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरे फ्यूचर का सवाल है मैडम, प्लीज़ कुछ कीजिए। आप वृद्धाश्रम के मैनेजर को फ़ोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा अभी संभव नहीं है। मैडम का फ़ोन आउट ऑफ रेंज जा रहा है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज़ दी, राजू, यहाँ आना। तभी 30 वर्ष का एक युवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। राजू, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतज़ाम कर दो, बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूँ, कहकर राजू वापस अंदर चला गया। ये सुनकर नमन हैरान रह गया। तभी मैडम बोली, देखिए मिस्टर नमन, यदि आप इतनी दूर से दोबारा नहीं आ सकते हैं तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना कि आप रात को यहीं रुक सकते हैं। आप रूम नंबर 1 में चले जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। मैडम के कहने पर नमन बुझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ राजू ने ज़मीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतज़ाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, पास में भी बाथरूम है। इतना कहकर राजू रसोई घर में चला गया। नमन वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो राधिका जी साथ में लाए अपना बैग खोलकर बैठ गई और सिल्वर फॉइल में से लिपटी हुई रोटियां निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने सुबह सुबह उठकर ही अपने और तेरे लिए आलू के पराठे बना लिए थे। तुझे पसंद है ना? अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का नमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो बस अपने काम में ही व्यस्त था।
फिर राधिका जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही तुझे अपने हाथों से रोटी खिला देती हूँ। न जाने इसके बाद कभी यह सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका स्वर गीला हो गया। जैसे ही रोटी का निवाला तोड़कर वह नमन को खिलाने लगी तो नमन गुस्से से झेंपते हुए बोला, क्या है माँ, आपको तो बस कोई और काम नहीं है, मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है, आप ही खाइए ये आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे की यह बात सुनकर राधिका जी थोड़ा सहम गई और चुपचाप वो पराठे बैग में रखकर बैठ गई। फिर बोली, ठीक है बेटा, तुझे जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से यही दुआ है। थोड़ी देर यूं ही बैठे बैठे राधिका जी अपने अतीत में विचरने लगी। 22 वर्ष की राधिका जी अब शादी करके अपने ससुराल आई थी। तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। घर में कई सदस्य थे। एक ननद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमा हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके एक जेठ और जेठानी भी थे, परंतु जेठानी बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाता था, इसलिए जेठानी सास की धौंस की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। ले देकर सास का रोब राधिका पर ही चलता था। राधिका का पति एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करता था, कुछ खास नहीं कमा पाता था। घर का खर्च ससुर और जेठ की कमाई से ही चलता था। इस सब के कारण राधिका की हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी अपनी ससुराल में। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए, परंतु राधिका की गोद अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ गई जब ससुराल वाले उसे बांझ होने के ताने देने लगे। आखिरकार विवाह के 11 वर्ष पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। परंतु उसका बेटा अभी 1 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। राधिका अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गए। सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गए। नंद और नंदोई ने अलग घर बना लिया। राधिका अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वह अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहन करने के बावजूद राधिका ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर उसकी मुलाकात नैना नाम की लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नैना मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। घर का काम करना उसे ज़रा भी पसंद नहीं था। जहाँ घर का सारा काम राधिका को ही करना पड़ता था, वही दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर चले जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। यह सब राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे? बहू को समझाने लगती तो 2 टूक जवाब सुनने को मिलता था और बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। समय यूं ही बीतने लगा। नमन और नैना की शादी को अब 11 साल हो चुके थे। रुक्मणी जी को 2 पोते थे। एक 10 साल का था तो दूसरा 6 साल का। उधर नैना के मायके वाले अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। अब नैना ने भी रट लगा ली कि उसे भी अमेरिका में जाकर बसना है, वहाँ की हाई फाई लाइफ का मज़ा लेना है। संयोग से नमन की कंपनी ने उसे विदेश में नौकरी का ऑफर दिया। यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में नमन ने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी नैना और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। नमन अपनी माँ राधिका जी को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर नमन परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। उधर उसकी पत्नी नैना अमेरिका जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। उसने सुझाव दिया
कि फिलहाल माँ जी को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और 1 साल बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करके उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। लेकिन अगर अगले साल भी वीज़ा ना लगा तो, नमन ने कहा। इस पर नैना बोली, अरे तो क्या हुआ, बल्कि मैं तो कहती हूँ उनके लिए वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। वह क्या करेंगे हमारे साथ विदेश जाकर। और तुम्हें भी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर परेशान होने के बजाय अपने आने वाली ज़िंदगी का ध्यान देना चाहिए। यह समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावुकता में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। नमन को भी यह बात ठीक लगी और अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्कुट लाया हूँ माँ जी, राजू की आवाज़ से राधिका जी की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में आ गई। राधिका जी चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी तो नमन से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतना परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की सूझ रही है। आज काम पूरा करके ना दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी और यहाँ इंटरनेट की रेंज भी नहीं पहुँच रही है। पता नहीं यह वृद्धाश्रम वालों ने भी अपने ही नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझते कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को बुजुर्गों का सहारा देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक तरफ वृद्धाश्रम के मैनेजर घूमने निकली हुई है तो दूसरी तरफ जो मैडम यहाँ बैठी है हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। जब नमन गुस्से में आकर यह सब बातें बोल रहा था उस समय दरवाजे पर खड़ी हुई वही मैडम उसकी सारी बातें सुन रही थी। तभी उन्हें अपने सामने देखकर अमित अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे वह तो मैं बस रहने दीजिए मिस्टर नमन। मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। नमन को लगा कि शायद मैडम ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं 1 लाख के बजाय 1.5 लाख रुपए का चेक काट देता हूँ। तभी मैडम बोली, जी नहीं मिस्टर नमन, पैसों की बात नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने ही ज़रूरी काम टाले होंगे, कितनी ही रातें जागकर बिता दी होंगी और आप उनके लिए यहाँ 1 रात तक नहीं बिता सकते। यह सुनकर नमन की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी यह समस्या भी हल कर देती हूँ। मैं आपके माताजी को अभी के अभी एडमिशन दिला दूंगी। लेकिन क्या मैडम? लेकिन मिस्टर नमन, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की यह बात सुनकर नमन उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगा तो मैडम बोली, यहाँ वृद्धाश्रम में एक रामकिशोर नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। यह सुनकर नमन हैरान रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 10 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था अपनी पत्नी और बेटे को लेकर। तब से लेकर आज तक वह अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन वह उनसे मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन मिस्टर नमन, आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज़्यादा समय होगा। यदि हो सके तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो। सिर्फ एक नाटक ही तो है, लेकिन सोचिए, अपने पोते को एक नज़र भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरे यह काम कर दीजिए, मैं आपके माताजी को अभी के अभी एडमिशन दे दूंगी। यह बात सुनकर नमन ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है? वह उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे मिस्टर नमन, आपको उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम अमित है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे रामकिशोर जी के कमरे में ले गई। रामकिशोर जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वहीं आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे।
से तबीयत ठीक हो जाएगी, रामकिशोर जी के दोस्त ने कहा। तो कपकपाती हुई आवाज़ में रामकिशोर जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले, लेकिन मौत जो बुलाने पर भी नहीं आती। न जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जू नहीं रेंगती। रामकिशोर जी के दिल में छुपा हुआ दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा रामकिशोर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहां से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा हुआ नमन रामकिशोर जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम नमन को लेकर अंदर आई। नमन ने देखा कि पलंग पर एक बुजुर्ग कंकाल के रूप में पड़े हुए हैं। गाल अंदर गहराई में धंस चुके हैं। बेजान आंखें जैसे चीख चीख कर उनके दुख और पीड़ा की कहानी कह रही थी, परंतु उनकी आती जाती सांस उनके जीवित होने का प्रमाण दे रही थी। उनके पास जाकर मैडम बोली, बाबा बाबा, देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी रामकिशोर जी ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और बोले, कौन है बेटी? तो मैडम ने कहा, देखिए बाबा, आपका पोता अमित आया है। क्या मेरा अमित आ गया? कहते हुए बाबा की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता ऑस्ट्रेलिया से खास आपसे मिलने के लिए आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने। इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई? कितना बड़ा हो गया है रितु। उसकी ओर नजर डालते ही रामकिशोर जी की बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई। मैडम ने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया और बोली, बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसलिए आज आप उससे जी भरकर बातें कर लीजिए। मैडम कमरे से बाहर गई तो नमन पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी रामकिशोर जी बोले, वहां नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। नमन कुछ असहज महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही बात याद आई तो वह चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था अमित बेटा, एक ना एक दिन तू जरूर आएगा। तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था। लेकिन बेटा, तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल बाद मैंने तेरा इंतजार किया, लेकिन मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते बीच में ही रामकिशोर जी हाँफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगे। अच्छा, एक बात बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद आती है कि नहीं? कितने साल हो गए उसे देखे हुए। यह बात सुनकर नमन कुछ बोल नहीं पाया। फिर रामकिशोर जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्धा आश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्धा आश्रम के सभी लोगों में जलेबियां बांटी थी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। ऐसा कहते हुए रामकिशोर जी ने पास में पड़ी एक कटोरी, छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक जलेबी रखी थी और नमन को देते हुए बोले, बेटा, यह जलेबी मैंने तेरे लिए रखी थी। नमन ने अनमने ढंग से वह जलेबी उठाई। फिर रामकिशोर जी के पोपले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और बोले, बेटा, तुझे याद है जब तू छोटा सा था ना, तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था। तुझे जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तेरी माँ तुझे ज़्यादा जलेबी खाने से मना करती थी। इसलिए हर रोज़ शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाया करता था और हलवाई की दुकान से जलेबी खाता था। इसी दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं थामा। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए रामकिशोर जी ने कहा। तो नमन बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जिंदगी में परेशानियां ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी देखो, मैं आपसे मिलने आया हूं ना। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अब अपने काम को समय देने की कोशिश करो तो रिश्ते को समय नहीं दे पाते
और अगर रिश्तों पर ध्यान दें तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी ही है। हम काम के बोझ को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझ। यह सुनकर नमन नजरें झुकाए चुपचाप बैठ गया। फिर रामकिशोर जी बोले, बेटा, मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने तो आया। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? रामकिशोर जी के इस सवाल पर नमन सोच में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपने पुत्र वधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई है या नहीं? रामकिशोर जी ने पूछा। तो नमन बोला, अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, तो कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने? अरे नहीं दादाजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अमित बेटा, अब तू मुझसे छिपाएगा? तेरे बाप का भी बाप हूं मैं। कहते हुए अचानक उनकी आवाज़ फिर से कांपने लगी और आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर थोड़े अंतराल के बाद बोले, अभी तक तो तेरे बाप की खुशबू भी तेरे जहन में से नहीं गई, पर वह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन बेटा, तू मेरी एक बात मानेगा? हाँ दादाजी, बताइए। बेटा, तेरा पिता तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धाश्रम में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी ज़िंदगी एक सज़ा से ज़्यादा कुछ और नहीं रह जाती। यह सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बिटिया, बहुएं, पोते पोतियाँ सब हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना कोई नहीं। जीवन के इस पड़ाव पर आकर सारे रिश्ते मिथ्या लगने लगते हैं। यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात शूल की तरह चुभती रहती हैं। अभी नमन और रामकिशोर जी की बातें चल ही रही थी कि नमन का मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी नैना का फ़ोन था। फिर बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए, सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊँगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा। भगवान करे तुझे जीवन की सारी खुशियाँ मिले। नमन ने बाबा के पैर छुए और छूकर आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की चौखट लांघने लगा, उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उससे सुनाई दी। उस आवाज़ ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो रामकिशोर जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। नमन जल्दी से उनके पास गया, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। उस वृद्ध व्यक्ति से कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर नमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज़ दी और रामकिशोर जी के बारे में बताया। काफ़ी देर नमन उदास होकर बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फ़ोन बजा। नमन ने फ़ोन उठाया तो उसकी पत्नी बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो? तुम तो माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं हो? वह क्या है ना नैना, यहाँ वृद्धाश्रम की संचालक उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं। तभी नमन की बातों को काटते हुए उसकी पत्नी नैना बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता, इसके लिए तुम्हें वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें माँ को वहाँ छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहाँ अपनी माँ के पास बैठे हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो नैना? वह माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता उन्हें? मैं कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा। कहते हुए नमन ने फ़ोन काट दिया। फिर जब अपनी माँ के पास कमरे में गया तो उसे उदास देखकर राधिका जी ने पूछा, क्या हुआ नमन बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसलिए मैं बस बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, मैडम ने हमें बाहर हॉल में बुलाया है। हॉल में किस लिए बेटा? राधिका जी ने पूछा तो नमन बोला,
खाना खाने के लिए माँ। इस आश्रम का यह नियम है कि यहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हाँ बेटा, तूने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, भूख लगी होगी, ऊपर से काम का बोझ। चलकर खाना खा लेते हैं। नमन अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में आया, जहाँ एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। एक एक करके सभी बुजुर्ग वहाँ आकर बैठने लगे। कुछ बुजुर्ग तो चलने फिरने में भी असमर्थ थे, जबकि कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो शरीर से पूरी तरह लाचार हो चुके थे। वृद्धाश्रम में काम करने वाले कर्मचारी बड़े सेवा भाव से उनके लिए खाना डालकर उन्हें खिला रहे थे। नमन बड़े गौर से यह सब देख रहा था। उन बुजुर्गों पर एक नज़र डालने मात्र से स्पष्ट हो रहा था कि वह यहाँ पर सुखी नहीं है। हालांकि खाने पीने और आवास की सुविधा बहुत अच्छी थी, परंतु अपने बच्चों से दूर होने का गम और निराशा का भाव उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। बड़ी मुश्किल से नमन ने थोड़ा सा खाना खाया, वापस कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब राधिका जी कमरे में आई तो अपने बेटे के पास बैठते हुए बोली, क्या बात है बेटा, तुमने तो खाना ही नहीं खाया। मेरा खाने का मन नहीं हुआ माँ, उदासी भरे स्वर में नमन ने कहा, और फिर बोला, माँ आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वह खाने हैं। तो राधिका जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज़ मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था, और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जब भी आपके हाथों से खाता हूँ तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है, तो आज भी खिलाओ ना माँ। नमन ने कहा तो राधिका जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होकर नमन ने कहा, माँ याद है आपको, जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में हम मौसी जी के घर गए थे, तो मैं वहीं गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने लगा था। कोई कहीं तो कोई कहीं। मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छिप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहाँ गलियों में ही घूमता रहा। मौसी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। यह घटना याद करके राधिका जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी, वह बेटा कई घंटे से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ से वहाँ ढूंढती जा रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखा, तब जाकर मेरी जान में जान आई। हाँ माँ, मुझे याद है, मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से चिपका लिया। कितना रोई थी आप उस दिन। बात करते करते राधिका जी और नमन की आंखों से आंसू छलकने लगे। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह एक साथ बैठकर बातें किए हुए। जब से नमन की शादी हुई थी, तब से लेकर आज तक वह सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहा था। माँ के पास बैठने का ना तो उसके पास समय था और ना ही कभी उसे ज़रूरत महसूस हुई थी। बातें करते करते नमन अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफ़ी देर से यह नज़ारा चुपचाप देख रही थी। राधिका जी बहुत देर तक उसके सिर को यूं ही सहलाती रही और फिर बैठे बैठे ही सो गई। अगले दिन सुबह नमन की नींद खुली तो 8 बज रहे थे। घड़ी देखते ही वह चौंक गया और राधिका जी को जगाते हुए वह बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई, ऑफिस भी जाना था। जल्दबाजी में वह अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो राधिका जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुककर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, कहकर नमन वहाँ से तेजी से निकल गया।
वहाँ से सीधा वह अपने ऑफिस चला गया। परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ आया है। ना चाहते हुए भी वह बार बार वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस चेहरे, लाचार और निराश चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। रात को जब नमन अपने घर पहुंचा तो वह गुमसुम सा उदास सा था। तो नैना बोली, छोड़ आए माँ को वृद्धाश्रम? इस पर नमन ने हाँ में सिर हिला दिया। तो नैना बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा हुआ तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर नमन हैरानी में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए तुम? खाना ठंडा हो जाएगा, उसकी पत्नी ने कहा। तो नमन बोला, मुझे भूख नहीं है, और उठकर अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन नमन की आंखों में नींद गायब थी। वह रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह सुबह नमन बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया और ठीक 2 घंटे बाद वह उसी वृद्धा आश्रम के सामने खड़ा था जहां एक दिन पहले वह अपनी माँ को छोड़कर आया था। जैसे ही अंदर की ओर गया तो सामने ही मैडम खड़ी थी, जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर आकर नमन यहाँ वहाँ देखने लगा। मैडम, मेरी माताजी कहाँ हैं? प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। तो मैडम बोली, देखिए मिस्टर नमन, अभी तो आप राधिका जी से बात नहीं कर सकते। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, माँ अभी सोई होंगी, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, जब माँ जाग जाएंगी तब मैं उनसे मिल लूँगा। तभी मैडम ने कहा, नहीं मिस्टर नमन, वह सोई नहीं, बल्कि वृद्धाश्रम की कुछ अन्य बुजुर्ग महिलाओं के पास में ही बने हुए मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। दरअसल उन्होंने निर्जला उपवास रखा है अपने बेटे के लिए। अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने इस उम्र में भी जितिया का कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वह पूजा में व्यस्त हैं। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मैडम की यह बात सुनते ही नमन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तभी उसे सामने से राधिका जी हाथों में पूजा की थाली लिए आते हुए दिखाई दी। उन्हें देखते ही नमन माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा हुआ उसका चेहरा देखकर रुक्मणी जी को वही घटना याद आ गई जब उनका 8 साल का छोटा सा नमन राह भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ता हुआ आया था। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माँ। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया माँ। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन से जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मुझ पर, मेरे जैसी औलाद पर। माँ के पैरों पर गिरकर नमन जितना बोल रहा था उससे ज़्यादा रो रहा था। राधिका जी ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे उठाया। तो नमन बोला, चलो माँ, अब घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर नमन, आप ऐसे नहीं जा सकते। इन्हें वृद्धाश्रम में से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए, आइए। मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई और ड्रॉर में से एक पेपर निकालते हुए साइन करने के लिए नमन को दिया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। यह देखकर नमन हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ की मैनेजर अभी तक आई नहीं क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर नमन, इस वृद्धाश्रम की मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैडम, 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई है। तो मुस्कुराते हुए मैडम बोली, वह सब झूठ था, और वह सब झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि आप
एक रात यहाँ रुकें और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ और वो लोग खुश नसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। रिश्तों की अपनी अहमियत होती है मिस्टर नमन। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जन्म से पहले ही उनका करियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में यह उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, उनके थोड़े से प्यार की, और जब उन्हें यह मिल जाता है तो उनकी यह अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। यह बात सुनकर नमन आंखों में आंसू लिए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माँ को लेकर नमन जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट से बाहर जाने लगा तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते देख रहे थे। कुछ बुजुर्ग तो उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आए। वह सब सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। जैसे ही राधिका जी अपने बेटे नमन के साथ गाड़ी में बैठी, तभी नमन के पास फोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए थे तुम? कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन तुम हो कि फ़ोन उठाते ही नहीं हो। उसकी पत्नी ने कहा तो अमित बोला, मैं वृद्धाश्रम से माँ को वापस लेकर आ रहा हूँ। क्या? यह क्या कह रहे हो तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें यहाँ रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता देती हूँ, विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूँगी। जहाँ से ला रहे हो वहीं छोड़ कर आओ उन्हें, नैना ने कहा। तो नमन बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर अमेरिका नहीं जा सकता। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए नमन ने फ़ोन काट दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो भी परिस्थिति हो वह अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।